देखो नेक्स्ट है फर्नेस इफिशिएंसीज। क्या होता है कि जब हम लोग फर्नेस का यूज हीटिंग के लिए करते हैं तो ये भी चीज़ें होनी जरूरी है कि कितना फर्नेस इफिशिएंट है। जो हम लोग फ्यूल का सप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपर फर्नेस उस स्टॉक को हीट करने के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो किस लेवल तक कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है हीट को सप्लाई किए 100 रुपीज़ का और वो 20 रुपीज़ के लायक हीट जो है स्टॉक तक पहुंचाए। तो यदि 20 रुपीज़ लायक तक हीट को स्टॉक तक पहुंचाएगा तो उसकी तो इफिशिएंसी 20% हो जाएगी, तो वो बहुत कम हो जाएगा। तो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे क्या फर्नेस इफिशिएंसीज क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और किसी फर्नेस के इफिशिएंसीज को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। फर्नेस के इफिशिएंसीज को जैसे जैसे बढ़ाएंगे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज होते जाएगा, जो कि हमारे जो प्लांट के लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट्स की चीज़ें हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यदि किसी प्रोडक्ट का डिक्रीज करता है तो प्रॉफिट हमारे इंडस्ट्री का इंक्रीज करता है। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो फर्नेस एक ऐसा डिवाइस है जिसका कि यूज़ हम लोग हीटिंग के लिए करते हैं और यदि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में किसी फर्नेस को डिफाइन करें तो ये एक ऐसा इक्विपमेंट्स है जिसके द्वारा हम लोग किसी मेटल को मेल्ट करते हैं कास्टिंग के लिए या हीट करते हैं उसके शेप को चेंज करने के लिए, जैसे रोलिंग करना हो या फॉर्जिंग करना हो या प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए या हीट ट्रीटमेंट के लिए किसी फर्नेस का यूज़ करते हैं। जो इफिशिएंट फर्नेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इफिशिएंट फर्नेस का गुण क्या होता है कि फर्नेस को उस तरीके से हमें डिज़ाइन करना चाहिए कि दिए गए समय में, कोई पर्टिकुलर टाइम देंगे हम किसी स्टॉक को हीट करने के लिए, तो दिए गए समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को ये यूनिफॉर्म हीट कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा ये यूनिफॉर्म वे में हीट कर पाए, साथ ही साथ कम से कम फ्यूल और कम से कम लेबर का यूज़ करते हुए, कम से कम हमें फ्यूल का सप्लाई करना पड़े, कम से कम उस पर लेबर कॉस्ट जाए और उतने ही समय में ये ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को पूरा यूनिफॉर्म रूप से हीट कर पाए। तो यही इफिशिएंट फर्नेस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ओके, तो किसी फर्नेस को आप लोग डिज़ाइन करोगे तो ये माइंड में रख के करोगे कि भाई किसी पर्टिकुलर टाइम में हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को पूरा यूनिफॉर्म हीट कर सकते हैं, साथ ही साथ उसमें कम से कम फ्यूल को सप्लाई करना पड़े और लेबर का इन्वॉल्वमेंट भी कम से कम हो। यदि बहुत ज़्यादा लेबर का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर इंक्रीज कर जाएगा। तो थर्मल इफिशिएंसी जो है किसी फर्नेस का हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि परसेंटेज ऑफ हीट इनपुट, जो हीट इनपुट हमें दिए हैं उसका परसेंटेज और कितना ये स्टॉक को हीट करने में यूटिलाइज कर रहा है। हम लोग जितना हीट दिए उसके कितने परसेंटेज का ये यूटिलाइज कर रहा है स्टॉक को हीट करने में। अभी हम लोग कहें कि 100 किलो जूल हम लोग उसमें एनर्जी दिए इनपुट के तौर पे, एक फ्यूल जो भी सप्लाई कर रहे हैं कितना फ्यूल को कंप्लीट बर्न होने के बाद एनर्जी जनरेट करेगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग 100 किलो जूल एनर्जी प्रोवाइड किए और स्टॉक जो हीट किया वो 40 किलो जूल हीट स्टॉक एब्जॉर्व किया उससे हीट। तो हम लोग क्या कहेंगे कि उसकी जो इफिशिएंसीज है, थर्मल इफिशिएंसीज है वो 40% है, क्योंकि ये 40 किलो जूल ही हीट सप्लाई हो रहा था उस स्टॉक को। तो दो मेथड्स होते हैं किसी फर्नेस के इफिशिएंसीज को मेजर करने के लिए। पहला होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है हमें ज़रूरत होती है पर यूनिट वेट ऑफ मटेरियल को हीट करने के लिए।
सीधे सीधे हम लोग मटेरियल कितना चार्ज किए हैं, फ्यूल कितना लग रहा है उसको हीट करने में, कैलकुलेट कर लेंगे। पर यूनिट वेट मटेरियल को हीट करने के लिए कितना फ्यूल की ज़रूरत पड़ रही है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है कि अलग अलग मेजरमेंट का, तो इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। और दूसरा जो मेथड होता है वो इनडायरेक्ट मेथड होता है थर्मल किसी फर्नेस के इफिशिएंसीज को मेज़र करने का। इस मेथड्स में हम लोग क्या करते हैं, सारे चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। कितना जो है सेंसेबल हीट लॉस है, फ्लू गैस के द्वारा कितना हीट लॉस हो रहा है, फ्लू गैस में मॉइस्चर प्रेजेंट है तो कितना लॉस हो रहा है, ओपनिंग है फर्नेस के अंदर बहुत सारे ओपनिंग्स थे उसके कारण जो है हीट का लॉस हो रहा था, एयर जो है बाहर से ट्रैप हो जा रहा था उस फर्नेस के अंदर तो हीट का लॉस हो रहा था, वॉल जो है फर्नेस का वॉल बाहर में हीट को डिसिपिएट कर रहा था तो उसके द्वारा जो हीट का लॉस हो रहा था। तो सारे लॉसेस को हम लोग इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं और जितना हम लोग हीट को सप्लाई किए उसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं और इससे हमें पता चल जाता है स्टॉक हमारा जो है कितना हीट को एब्जॉर्ब किया। तो यहाँ पर देखो जो प्रोसेस हो गया पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया, सब जगह हम हीट को मेजर करें, तो ये जो है इनडायरेक्ट मेथड होता है। लेकिन इस मेथड से हम लोग एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो है कितना इफिशिएंट है फर्नेस। लेकिन ये जो है सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्लियर है ये? अब नेक्स्ट है कि किसी फर्नेस के इफिशिएंसीज को हम लोग इम्प्रूव कैसे करें। ठीक है, हम मेजर तो कर लिए, अब ये भी आ गया कि हमारा जो है फर्नेस कंपैरेटिवली लो एफिशिएंट है, तो हम कैसे उसकी इफिशिएंसीज को इंक्रीज करें, किस किस पॉइंट को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मॉनिटर करते हैं O2, CO2, CO का रेशियो और एक्सेस एयर है उसको कंट्रोल करते हैं। हम लोग फ्लू गैस में कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको मेज़र करते हैं। जो सप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजन उसको मेज़र कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन तो सप्लाई नहीं कर दिए हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर देंगे फिर इनकम्प्लीट कंबशन वाला या हीट एब्जॉर्ब करने वाला केस आ जाएगा। कम सप्लाई कर रहे हैं तो भी इनकम्प्लीट कंबशन वाला केस आ जाएगा। यदि फ्लू गैस में CO की मात्रा है या ज़्यादा है तब भी इनकम्प्लीट कंबशन वाला केसेस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को मॉनिटर करके इसके एफिशिएंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ बर्नर का जो डिज़ाइन है उसको भी इम्प्रूव करके हम लोग इसके एफिशिएंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जो बर्नर जो है उसके अंदर फ्यूल जो निकल रहा है वो प्रॉपर निकल रहा है, कहीं एक्सेस तो निकल नहीं रहा है, तो इसके डिज़ाइन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है और कंबशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। इनकम्प्लीट कंबशन तो नहीं हो रहा है तो हम लोग इसको कंट्रोल करके कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटेशन करके भी कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सिस्टम को ऑटोमेटिक पे ले जाएं। ऐसा नहीं हो कि जो हम लोग फ्यूल सप्लाई कर रहे हो कि मैनुअल कर रहे हैं, तो मैनुअल करने से थोड़े चांसेस होते हैं कि रॉन्ग एंट्री के, तो हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज़ करके या ऑटोमेजेशन का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस पर फर्नेस के एफिशिएंसीज को बढ़ा सकते हैं। अगला जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ हीट रिकवरी डिवाइसेस। तो हम लोग हीट एक्सचेंजर देखे, उसका यूज़ करके हम लोग हीट को रिकवर कर सकते हैं और फर्नेस की एफिशिएंसीज को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है जो फ्लू गैसेस निकलते हैं वो काफ़ी हॉट टेम्परेचर, काफ़ी टेम्परेचर लेकर के, काफ़ी हीट लेके निकलता है, उसको हम लोग कितना मैक्सिमम रिकवर कर सकते हैं। उस फ्लू गैस में जो भी हीट है उसको कितना मैक्सिमम रिकवर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम रिकवर करके हम लोग फर्नेस की एफिशिएंसीज को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है जो प्रोडक्ट हम लोग फायरिंग के लिए दे रहे हैं उसका जो साइकिल है, फायरिंग साइकिल है, उसको इन्वेस्टिगेट करके कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट को डाले फायरिंग के लिए कहीं हम लोग एक्सेस हीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। एक्सेस हीटिंग या एक्सेस रन टाइम से क्या होगा कि
अब बेनिफिट तो हमको कुछ नहीं होगा कि मेल्ट होना, तो वो तो मेल्ट हो चुका है। अब जितना आप फ्यूल सप्लाई करोगे वो तो मेल्ट कंडीशन में ही रहेगा। तो मेल्ट यदि हो गया है तो अब हमें उस प्रोडक्ट को आगे प्रोसीड कर देना है, आगे प्रोसीड कर देना है। तो इस तरीके से हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जो हमारा साइकिल टाइम है या फायरिंग साइकिल टाइम है वो एग्जैक्ट रहना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। यदि कम रखोगे तो हमारा फायरिंग ही नहीं होगा प्रोडक्ट, और ज़्यादा रखोगे तो आप एक्सेस हीट को सप्लाई कर रहे हो। तो इस तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है हमें इफिशिएंट फर्नेस के लिए। नेक्स्ट जो है, हम लोग सिरामिक फाइबर का यूज़ करके फर्नेस के अंदर प्लस वाल्व के अंदर सिरामिक फाइबर का यूज़ करके इसके जो हीट का लॉस हो रहा था उसको कम से कम कर सकते हैं, क्योंकि सिरामिक फाइबर एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। साथ ही साथ इसको हम लोग हाई टेम्परेचर पर यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन टेक्निक्स का यूज़ करके हम लोग किसी फर्नेस के एफिशिएंसीज को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।